अब तक हमने इतना सीख लिया है जिससे कि हम लोग अपने एप्लीकेशंस बिल्ड कर पा रहे हो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पा रहे हो, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमने बिल्ड किए भी हैं। बट एज अ डेवलपर आपका सिर्फ ये काम नहीं होता है कि आप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बिल्ड करते चले जाओ, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे भी आपको ध्यान देना होता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करना भी आप ही का काम है। सो परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं। एंड आगे के 3-4 टॉपिक्स या 3-4 लेक्चर्स जो भी होंगे वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या कह सकते हो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने पे ही बेस्ड होंगे। और सबसे पहला जो वीडियो है हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का वो है रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स। ये जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे होगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स, जो कि हम लोग कोड के थ्रू फटाफट सीखेंगे और बहुत ज्यादा थ्योरी पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी वाला कुछ काम नहीं है। हमें कर करके देखना होगा कि किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और क्या क्या समस्याएं आती है। बहुत ही बेसिक सा है रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स। अगर आप कहीं भी वीडियो देखोगे तो 15 से 20 मिनट में प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है कि आप ऐसे मिस्टेक्स कर सकते हो। लाइफ साइकिल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उसके साथ साथ ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या मिस्टेक्स लाइफ साइकिल को लेके हम करते हैं, और वो सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। फटाफट कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे अपना कोड जिस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वैसे ही मैंने एक वीट का फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ पे app.jsx आपका ओपन है और ये रन भी हो रहा है। आप लोग फटाफट इंस्टॉल कर लेना, कमांड चला के वीट इंस्टॉल कर लेना, फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर सेट कर लेना, एंड मेरे साथ साथ कोड करते चलो, क्योंकि जब तक कोड नहीं करोगे आप तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस वाली जितनी भी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ सब कोड करते चलो साथ साथ, तभी आपको समझ में आएगा ये गड़बड़ी हो रही थी एंड इस तरीके से हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूं, ये हमारा ऐप कंपोनेंट रन हो रहा है जो कि ये वाला है। ठीक है, आपको एक चीज मैं सबसे पहले रिवाइज करा दूं, वो है यूज इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल अभी फिलहाल के लिए तो यूज इफेक्ट का ही है। यूज इफेक्ट कब रन करता है पहले तो ये बता दो, तो फटाफट आपके मुंह से जवाब निकलना चाहिए। काफी ज्यादा डेप्थ में अभी तक आप सारी चीजें कर चुके हो। ठीक है, बस ये रिवीजन चल रहा है थोड़ा सा, उसके बाद आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग लाइफ साइकिल मेथड डिस्कस कर लेंगे। सब यूज इफेक्ट से ही यूज इफेक्ट पे ही बेस्ड है यहाँ पे। यूज इफेक्ट कब कब रन करता है, जब जब आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है या जब जब आपका स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होता है तो कंपोनेंट में री रेंडर ट्रिगर होता है, और री रेंडर ट्रिगर होता है तो यूज इफेक्ट रन करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूं, या सबसे पहले तो मैं यहाँ पे CLG लिखूंगा, री रेंडर हुआ है। ठीक है, अभी कोई डिपेंडेंसी अरे मैं नहीं दे रहा हूं, देख लो ध्यान से। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन पास किया है मैंने। ये क्या क्या ले रहा होता है, एक फंक्शन ले रहा होता है और एक सबसे पहले तो एक फंक्शन और फिर उसके बाद डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, ये दो चीजें ये ले रहा होता है। तो सबसे पहले हमने ये फंक्शन पास कर दिया, ऑलराइट, जहां पे ये कंसोल कर रहा है री रेंडर हुआ है। और अभी अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, Ctrl+Shift+I करके मैं कंसोल ओपन करता हूँ और थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ यहाँ पे। री रेंडर हुआ है आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये 2 बार आ रहा है क्योंकि हमारा स्ट्रिक्ट मोड ऑन है। स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से हटा दो। अभी आपको ये एक बार ही दिखाई देगा। ठीक है, समझ में भी अच्छे से आएगा। यहाँ पे ये देखो री रेंडर हुआ है। यूज इफेक्ट सबसे पहली बार तो जब कंपोनेंट लोड होता है, तब यहाँ पे आपको यूज इफेक्ट के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, और कब कब रेंडर होता है, तो अगर आप स्टेट में कुछ चेंज कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट और एक सेट काउंट बनाता हूँ यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करके। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आपका 0 होगा, और इस काउंट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा H1 टैग के अंदर। ठीक है, ये तो बस थोड़ा सा सजाने के लिए कि बड़ा दिखे, बाकी और कोई बात नहीं है। और एक बटन ले लूंगा यहाँ पे इंक्रीमेंट, और यहाँ पे फटाफट मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा और बोलूंगा सेट काउंट +1 कर देना। दैट मीन्स काउंट इंक्रीज करते जाना, और ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक हैं। जैसे जैसे मैं इंक्रीमेंट करूंगा अभी भी री रेंडर ट्रिगर हो रहा है। दैट मीन्स जब जब हम लोग स्टेट चेंज करते हैं री रेंडर ट्रिगर होता है, यूज इफेक्ट आपका रन करता है। तो सबसे पहली बात तो लोड होने पे, उसके बाद स्टेट में कुछ अपडेट करते हैं तब हमारा री रेंडर ट्रिगर हो रहा होता है। और कोई भी स्टेट में चेंज कर लो आप, री रेंडर ट्रिगर होगा। जैसे यहाँ पे एक स्टेट हमने बना रखा था, एक और बनाते हैं यहाँ पे डेटा, और सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे देते हैं हम लोग 10। ठीक है, और एक और यहाँ पे H1 ले लेते हैं
और यहाँ पे डेटा रेंडर करा लेते हैं और एक और बटन ले लेंगे, यहाँ पे बोल देंगे डिक्रीमेंट और डेटा को डिक्रीमेंट करेंगे। काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डेटा को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। सेट डेटा और यहाँ पे डेटा -1 कर देंगे। ये इतनी सी चीजें आपको आती है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, रिलोड करते हैं। देखो री रेंडर ट्रिगर हुआ है, री रेंडर हुआ है बेसिकली फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट लोड होता है, ऑलराइट। फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो री रेंडर हो रहा है, और अगर डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं तो री रेंडर हो रहा है। दैट मीन्स जब जब हम स्टेट में चेंज करते हैं, कोई भी स्टेट में, वो मैटर नहीं करता है किस स्टेट में चेंज कर रहे हो, कोई भी स्टेट में चेंज हो रहा है तो री रेंडर हो रहा है। सो इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है, कि लाइफ साइकिल क्या कहता है हमारा। सो यहाँ पे रिएक्ट लाइफ साइकिल एंड नोट्स वगैरह आपके पास दे रखे हैं, आप पढ़ना, बस मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको रीड कर दूं कि एवरी रिएक्ट कंपोनेंट गोज थ्रू 3 मेन फेजेस। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्ट में, कोई भी आप कंपोनेंट बनाओगे तो सबके 3 फेज होते हैं। सबसे पहला तो माउंटिंग, मतलब कि बेसिकली कंपोनेंट लोड हो रहा है, माउंट हो रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। माउंटिंग, कंपोनेंट अपीयर्स ऑन स्क्रीन, वो होता है आपका माउंटिंग फेज। उसके बाद होता है आपका अपडेटिंग फेज, स्टेट और प्रॉप्स चेंजेस। जब भी स्टेट में या फिर प्रॉप्स में, ध्यान से सुनना है, स्टेट में भी या फिर प्रॉप्स में, स्टेट में या प्रॉप्स में चेंज होता है तो री रेंडर ट्रिगर होता है। और यहाँ पे आप अपडेटिंग भी कह सकते हो कि अपडेट हो रहा है, ठीक है। जब भी स्टेट में कुछ चेंज होगा री रेंडर ट्रिगर होगा, दैट मींस अपडेट ही हो रहा है पूरा का पूरा कंपोनेंट जहां जहां आपने स्टेट को यूज कर रखा है, ऑलराइट। फिर होता है अनमाउंटिंग, कंपोनेंट रिमूव फ्रॉम यूआई। जब कंपोनेंट रिमूव होता है या एक कंपोनेंट से शिफ्ट होकर आप दूसरे कंपोनेंट पे आते हो, पहला कंपोनेंट है मान लो, या एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, तो कंपोनेंट आपका एक कंपोनेंट रिमूव होकर दूसरा कंपोनेंट आ रहा है, तो वो होता है आपका अनमाउंट होना। तो सबसे पहला माउंट, फिर उसके बाद अपडेट। जब भी कोई स्टेट वगैरह में चेंज करते हो री रेंडर ट्रिगर होता है और वो अपडेशन वाला फेज वहां पे रन कर रहा होता है। फिर उसके बाद अनमाउंटिंग। ये 3 फेजेस होते हैं, यही 3 फेज आपको समझना है, और ये तीनों फेज पे रिएक्ट कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें अवेलेबल कराता है कि आप तीनों फेज पे काम कर पाओ। माउंट हो रहा है तब भी आप अपना काम कर सकते हो हुक के थ्रू, जो कि है यूज इफेक्ट हुक। अपडेट हो रहा है तब भी आप अपना टास्क कुछ परफॉर्म करा सकते हो, जो कि यूज इफेक्ट के हुक के थ्रू ही आप कराते हो। अनमाउंट हो रहा है तब भी आप अपना कुछ टास्क वगैरह क्लीन अप वगैरह परफॉर्म करा सकते हो, एंड ये भी आप यूज इफेक्ट हुक के थ्रू ही कराते हो। कैसे कराते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो माउंटिंग का तो आपको क्लियर है कि माउंट जब जब होगा तब तब यूज इफेक्ट तो रन करेगा ही करेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग रिलोड कर रहे थे तो री रेंडर हुआ है या यूज इफेक्ट रन किया है, ठीक है। माउंट होने पे यूज इफेक्ट रन किया है, माउंटिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ माउंटिंग। सो ये माउंट होने पे रन कर रहा है, ऑलराइट। रिलोड करते हैं तो ये देखो माउंटिंग, माउंट होने पे ये रन कर रहा है, ओके, कोई इश्यू नहीं है। अपडेट वाला बताओ, तो अपडेट के लिए हम लोग यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे डाल देते हैं। अब ये डिपेंडेंसी एरे क्योंकि खाली है, क्योंकि डिपेंडेंसी एरे खाली है, सो जब जब ये माउंट होगा तभी तभी रन करेगा। ये रिलोड करते हैं तो ये माउंट होने पर रन कर रहा है, उसके बाद अगर कोई चेंज करेंगे स्टेट में तो ये रन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे खाली छोड़ दिया है। सो अब कोई भी स्टेट में अगर चेंज होगा तो ये रन नहीं करेगा, मतलब अपडेशन पे ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। अपडेशन पे भी अगर आपको कुछ परफॉर्म कराना है, कुछ टास्क कराना है, सो इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर आप बता सकते हो कि कौन से स्टेट चेंज होने पे आपको टास्क परफॉर्म कराना है। जैसे कि मैं यहाँ पे, और एक से ज्यादा आप यूज इफेक्ट बना सकते हो, जैसे कि ये तो मैंने माउंटिंग के लिए बना दिया, एक मैं बना देता हूँ स्पेशली अपडेशन के लिए यूज इफेक्ट, और यहाँ पे इस तरीके से मैं डिपेंडेंसी एरे में डेटा डाल दूंगा और CLG कराऊंगा यहाँ पे डेटा चेंज हुआ, ठीक है। और डेटा चेंज होगा तो वो तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, तो यहाँ पे अगेन दिखाने की जरूरत है नहीं। तो अब बताना ये वाला कब कब रन करेगा। तो सबसे पहली बार तो माउंटिंग पे तो रन करेगा ही करेगा जब माउंट हो रहा होगा। सो यहाँ पे आके देखते हैं, रिलोड करते हैं तो ये देखो माउंटिंग हुआ और डेटा चेंज हुआ, रन हुआ पहली बार जब माउंट हो रहा है। उसके बाद अब अगर इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई टास्क यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही डिक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि डेटा चेंज हो रहा है और डेटा को हमने डिपेंडेंसी एरे में डाल रखा है, तो यहाँ पे देखो डेटा चेंज हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे में सिर्फ और सिर्फ डेटा डाल रखा है। अगर डिपेंडेंसी एरे में हम लोग काउंट डाल दें, ठीक है, अगर डिपेंडेंसी एरे में हम लोग डेटा के साथ काउंट भी डाल दें, तो काउंट और डेटा दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो आपको ये डेटा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, डेटा चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको काउंट के लिए अलग चाहिए तो आप यहाँ पे काउंट के लिए अलग यूज इफेक्ट बना दो। सो जब जब काउंट अपडेट हो रहा होगा तब तब ये आपका काम करेगा, चेंज होगा बेसिकली। सो यहाँ पे मैं इसे हटा के
कर देता हूँ काउंट चेंज हुआ, ठीक है। रिलोड करते हैं तो ये देखो रिलोड करने पे माउंटिंग डेटा चेंज हुआ और काउंट चेंज हुआ, तीनों एक बार ही रन किया है। माउंट होने पे तो रन करता ही करता है। उसके बाद जब इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखो काउंट चेंज हुआ वाला यूज इफेक्ट रन कर रहा है, और जैसे ही डिक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो डेटा चेंज हुआ वाला यूज इफेक्ट रन कर रहा है। सो इस तरीके से आप बता सकते हो कि अपडेशन फेज में कौन से स्टेट पे चेंज होने पे क्या रिएक्ट आपको करना है या किस तरह का टास्क परफॉर्म कराना है, क्या लॉजिक करना है, ठीक है। सो माउंटिंग समझ में आ गया, अपडेटिंग समझ में आ गया, अब अनमाउंटिंग समझते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपडेशन माउंटिंग तो कई हद तक आप पहले भी जान रहे थे, लेकिन अनमाउंटिंग के बारे में पहले मैंने नहीं बताया था। सो अभी आप ध्यान से समझना अनमाउंटिंग किस तरीके से काम कर रहा होता है और किस तरीके से हम क्लीनअप वगैरह परफॉर्म करा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ये एसेट्स वाला फोल्डर उड़ा देता हूँ और एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ, कंपोनेंट्स, ठीक है। और कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ alpha.jsx RAFC, ये हमारा हो गया अल्फा कंपोनेंट, बहुत ही बढ़िया। और ये सब मैं कंट्रोल C करके नोट्स में डाल देता हूँ, न्यू फोल्डर नोट्स, ठीक है। माउंटिंग एंड updating.jsx, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर से अभी फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से ये भी आप हटा दो, और अभी फिलहाल के लिए हम लोग रन करा रहे हैं यहाँ पे अल्फा, ठीक है, अल्फा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अल्फा के अंदर मैं आके यूज इफेक्ट बना रहा हूँ। कहाँ बना रहा हूँ? अल्फा में यूज इफेक्ट, और इसमें मैं कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ पे CLG करा रहा हूँ री रेंडर हुआ, ठीक है। और मैं स्टेट यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, एक बटन बनाता हूँ, बटन, और बटन में मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट नाम का ही एक बटन बनाते हैं, और यहाँ ऑन क्लिक सेट काउंट +1, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं। मैंने री रेंडर हुआ कहाँ पे लिख रखा है, कहाँ पे? चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, यानी कि ये जो अल्फा है आपका, ये अल्फा कंपोनेंट जो हमने यूज किया। और स्टेट कहाँ पे चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे, ये काउंट सेट काउंट वाला, और वो भी पेरेंट में ही चेंज कर रहे हैं। तो इतना आपको पता है, जब भी कुछ चेंज करेंगे तो पेरेंट कंपोनेंट में री रेंडर ट्रिगर होगा। बट क्या चाइल्ड कंपोनेंट भी री रेंडर होगा? अगर चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर होगा तो यहाँ पे आपके पास री रेंडर हुआ वाला ये यूज इफेक्ट रन करना चाहिए। क्या ये सच बात है? रन करेगा? आओ देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखो री रेंडर हो रहा है। दैट मीन्स पेरेंट कंपोनेंट तो री रेंडर हो ही रहा है, लेकिन उसके अंदर हमने जितने भी कंपोनेंट्स और यूज कर रखे हैं वो भी री रेंडर हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे इन सारी चीजों को हम लोग इंप्रूव करने के लिए देखेंगे कि अगर चाइल्ड कंपोनेंट आपका बहुत ज्यादा बड़ा है और उसमें कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं पेरेंट से, तो फिर फालतू में वो भी क्यों री रेंडर हो, उसे री रेंडर नहीं करना है हमें। बस जिसमें जिसमें हम लोग प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, जिसमें जिसमें हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं पेरेंट टू चाइल्ड, बस उसी में री रेंडर ट्रिगर होना चाहिए, क्योंकि चेंज उसी में हुआ है बस, बाकी सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स में तो नहीं हुआ, उसे री रेंडर ट्रिगर होने की क्या जरूरत है। सो ये सब आगे हम लोग देखने वाले हैं। सो इसलिए अभी ध्यान से समझते चलना कि यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट, जहां पे चाइल्ड कंपोनेंट में आप देखो कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है पेरेंट से, फिर भी री रेंडर ये हो रहा है ना? हाँ, एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आती है और ये आगे के टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड है। सो बहुत ज्यादा भी आप ध्यान मत दे देना, बस इतना सा समझो कि हाँ री रेंडर ट्रिगर हो रहा है। ऑलराइट, अब अनमाउंटिंग हमें समझना था, है ना? अनमाउंटिंग समझना था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेटा के जगह एक टॉगल स्टेट बनाता हूँ, टॉगल, और यहाँ पे सेट टॉगल। अनमाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लीनअप वगैरह के लिए, कि जब कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है तो आप क्लीनअप वगैरह का टास्क परफॉर्म करा दो। सो यूज स्टेट में मैं फॉल्स डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ टॉगल स्टेट का यूज करके अब मैं अल्फा को दिखाऊंगा। मैं बोलूंगा अगर टॉगल ट्रू है तभी आप यहाँ पे अल्फा कंपोनेंट दिखाना, अदरवाइज मत दिखाना, ठीक है। इस तरीके से कर दो ना डायरेक्ट, टॉगल अगर ट्रू है तो ही अल्फा दिखाना है हमें, तो ही अल्फा कंपोनेंट हमें रेंडर कराना है। तो क्या अभी अल्फा कंपोनेंट आपका रेंडर हो रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टॉगल आपका क्या है, फॉल्स है। इतना सा आपको आता है, इतना सा आपको आइडिया है। और मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट के जगह अब टॉगल यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सेट टॉगल ट्रू कर दूंगा, ट्रू या फिर नॉट ऑफ टॉगल, बेसिकली क्लिक करने पे ट्रू हुआ होना चाहिए और फॉल्स भी होना चाहिए अगर पहले से ट्रू है तो। सो अब ध्यान से आप देखना, ध्यान से,
यूज इफेक्ट में मैंने क्या लिख रखा है, री रेंडर हुआ वो अल्फा कंपोनेंट है, ठीक है। अल्फा कंपोनेंट के अंदर हमने यूज इफेक्ट एक लिख रखा है। सो अभी तो कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं, कंपोनेंट माउंट अभी तक हुआ ही नहीं है, तो री रेंडर हुआ आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। यूज इफेक्ट तो हमने अल्फा के अंदर लगा रखा है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग टॉगल करेंगे, जैसे ही कंपोनेंट माउंट होता है, अभी यहाँ पे तीनों आपको समझ में आ जाएगा, माउंट, अपडेट और अनमाउंट। तो जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो रहा है, आपके पास ये रन हो रहा है, दैट मीन्स माउंट होने पे आप अपना लॉजिक परफॉर्म करा पा रहे हो, ठीक है। क्या अपडेट होने पे करा पा रहे हैं? तो हाँ, अपडेट होने पे भी आप करा सकते हो। सेम तरीके से आप यहाँ पे कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट बना लो इज इक्वल टू यूज स्टेट और 0, और यहाँ पे अल्फा में ही ये काउंट वाला वेरिएबल यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे एक बटन भी दे देते हैं इंक्रीमेंट नाम का, ऑलराइट। और यहाँ पे इस तरीके से ऑन क्लिक भी लगा देंगे और साथ ही साथ सेट काउंट भी कर देंगे फटाफट, काउंट +1, ठीक है। सो रिलोड करते हैं। अभी देखो वो कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा आपको, जैसे ही टॉगल पे क्लिक करेंगे अल्फा वाला कंपोनेंट आ चुका है, और जैसे ही इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी एरे लगा दें तो फिर ये एक ही बार रेंडर होगा, दैट मीन्स माउंट होने पे। यहाँ पे आप देखो जब जब ये कंपोनेंट माउंट होगा तब तब आपके पास री रेंडर ट्रिगर, यहाँ पे री रेंडर हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि कंसोल में हमने लिख रखा है। इंक्रीमेंट होने पे, स्टेट पे चेंज होने पे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे काउंट डिपेंडेंसी एरे में डाल दूं, सो अभी आप देखोगे कि जैसे ही टॉगल किया पहली बार तो यहाँ पे री रेंडर हुआ आ रहा है, और जैसे ही स्टेट में चेंज करेंगे तब भी आ रहा है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ काउंट वाले स्टेट में चेंज करेंगे तभी ये वाला यूज इफेक्ट रन करेगा। ऑलराइट, दैट मीन्स अपडेशन फेज में हम लोग अपना लॉजिक परफॉर्म करा पा रहे हैं। अब बारी है कि अनमाउंट जब होता है, अनमाउंट के फेज में लॉजिक कुछ परफॉर्म करा पाओ। फॉर एग्जाम्पल टॉगल होने पे यहाँ पे री रेंडर हुआ, ऑलराइट, री रेंडर या फिर माउंटिंग ही कह लो, माउंटिंग ज्यादा बेटर है, माउंटिंग। तो जैसे ही टॉगल करेंगे माउंटिंग माउंट हो गया, उसके बाद वापस टॉगल करने पे क्लीनअप वाला टास्क भी परफॉर्म होना चाहिए। अग्री करते हो इस बात से? अगर कंपोनेंट में आपने कुछ अचरा कचरा बहुत ज्यादा कर रखा है, अनमाउंट करने पे क्लीनअप वाला टास्क भी परफॉर्म होना चाहिए। क्लीनअप वाला लॉजिक भी आप लिख पाओ अनमाउंट पे, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? वो आप देखो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बस सेम इसी यूज इफेक्ट के अंदर आप यहाँ पे, और ध्यान से देखो, जब जब काउंट में आप चेंज करोगे ना काउंट वाले वेरिएबल में, तब तब ये वाला क्लीनअप का लॉजिक भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आप रिटर्न एक फंक्शन कर सकते हो, ठीक है, बताता हूँ सब क्लियर हो जाएगा। रिटर्न कर सकते हो एक फंक्शन, और यहाँ पे आप क्लीनअप टास्क परफॉर्म करा सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ अनमाउंटिंग हो रहा है, तो जहां पे अनमाउंटिंग हो रहा है वहीं पे आप क्लीनअप का टास्क या जो भी आपको लॉजिक परफॉर्म कराना है आप करा सकते हो। सो रिलोड करते हैं और यहाँ पे टॉगल करते हैं, देखो माउंट हुआ, और जैसे ही स्टेट में चेंज करेंगे देखो अनमाउंटिंग हो रहा है, वो भी शो हो रहा है आपको। तो ये ध्यान से आप थोड़ा सा समझना, ठीक है, कि स्टेट चेंज करने पे ये अनमाउंटिंग वाला हमें नहीं चलाना है, ठीक है। क्लीन अप करना है जब एक्चुअली में कंपोनेंट पूरा का पूरा अनमाउंट हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, वो वहां पे यूज इफेक्ट रन करे और फिर ये भी चला दे, ऐसा नहीं चाहते हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपडेशन वाले में हम लोग नहीं लगाएंगे, एक नया यूज इफेक्ट बना लेंगे, और इसके अंदर हम लोग डिपेंडेंसी एरे खाली रखेंगे, ठीक है, डिपेंडेंसी एरे खाली रखेंगे। दैट मीन्स अब ये कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ माउंट होते समय और अनमाउंट होते समय रन करेगा, माउंट होते समय, अनमाउंट होते समय, ठीक है। तो यहाँ पे CLG अगर कर दें माउंटिंग, तो ये माउंट होते समय भी रन करेगा ये वाला लॉजिक, यहाँ पे जो हमने लिख रखा है console.log, और यहाँ पे रिटर्न फंक्शन अगर दे दे, एक रिटर्न में एक फंक्शन दे दे, तो अब ये वाला सिर्फ और सिर्फ तब रन करेगा जब अनमाउंट होगा, अनमाउंटिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे ही टॉगल करते हैं देखो माउंटिंग हुआ, दूसरा वाला माउंटिंग आपके पास यहाँ से आ रहा है, पहला वाला माउंटिंग यहाँ से आ रहा है, तो ये मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो माउंटिंग हुआ, और इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो वाला यूज इफेक्ट हमने हटा दिया है, ठीक है। फिर से टॉगल कर रहे हैं अनमाउंटिंग, ठीक है। जैसे ही टॉगल वापस से किया हमने, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये वाला फंक्शन रन हो रहा है, दैट मीन्स अनमाउंटिंग वाला, यानी कि क्लीन अप करते समय आप ये वाला इस तरीके से काम कर सकते हो, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो वापस से टॉगल जैसे ही किया ये वाला चल रहा है माउंटिंग, माउंट होने पे यूज इफेक्ट एक बार रन करता है तो ये वाला कोड चलता है, ठीक है। अनमाउंट होने पे सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा कोड रन करता है। और अगर आप यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में कुछ दे दोगे तो जब जब स्टेट चेंज होगा तो यहाँ पे काम करके ये वापस अनमाउंट भी हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डिपेंडेंसी अगर एरे अगर आप खाली दे रहे हो तो यहाँ पे टॉगल करने पे आपके पास माउंट हो रहा है,
अगर अनमाउंट हो रहा है तो यहाँ पे आप अनमाउंटिंग या फिर जो भी क्लीनअप वगैरह का टास्क है वो परफॉर्म करा सकते हो। और अगर उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ कि क्या क्लीनअप करना है, किस तरीके से करना है, तो एक प्यारा सा मैं कंपोनेंट बनाऊंगा और उसके जरिए आपको समझाऊंगा और उसमें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं एक यहाँ पे मान लो फॉर्म पॉपअप बनाना चाह रहा हूँ, JSX form.jsx RAFCE, और यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्म बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एक इनपुट ले लेंगे और प्लेस होल्डर में इंटर नेम और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट भी बना लेते हैं, कॉन्स्ट नेम सेट नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, बस एक ही यहाँ पे इनपुट फील्ड है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो सेट नेम कर देंगे यहाँ पे ऑन चेंज लगा के, ऑन चेंज हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ से और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे सेट नेम में, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ऑल राइट, और ये नेम हम लोग यहाँ पे लिंक कर देंगे, कंट्रोल कंपोनेंट इसे बना देंगे। ठीक है, सो क्या ये हमारा काम कर रहा होगा? आ जाओ देख लेते हैं। CLG नेम, और एक काम करते हैं, ठीक है, लिंक तो हमने कर ही दिया है तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा ही। ओके, सो अब हम लोग टॉगल में, अगर टॉगल ट्रू है तो अल्फा के जगह हम लोग ये फॉर्म दिखाना चाहेंगे। ठीक है, फॉर्म वाला कंपोनेंट इसे हटा देते हैं। अभी आप ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने टॉगल पे क्लिक किया यहाँ पे फॉर्म वाला कंपोनेंट आपके पास आ रहा है, और ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नेम में अभी फिलहाल आपके पास कुछ है नहीं। यहाँ पे ऐसे खाली डाल दो तो ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने टॉगल पे क्लिक किया, कौन सा कंपोनेंट माउंट हो रहा है? फॉर्म वाला कंपोनेंट माउंट हो रहा है। क्या फॉर्म वाले कंपोनेंट के अंदर अभी हमने कुछ कर रखा है? बिल्कुल नहीं कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग इनपुट हैंडल कर रहे हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ MANAS मानस, सो वो स्टेट में जाके आपका सेव हो गया। सच में? हाँ सच में। तो क्या अगर मैं टॉगल पे वापस से क्लिक करूंगा तो ये अनमाउंट हो जाएगा? हाँ अनमाउंट हो गया। क्या डेटा भी क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यही तो समझना है आपको यहाँ पे कि डेटा एक्चुअली में यहाँ पे क्लीन नहीं हो रहा है। अनमाउंटिंग पे आपने कोई भी लॉजिक नहीं लिख रखा है कि अनमाउंट होते समय ये क्लीनअप वगैरह करना है या ऐसा कुछ करना है, कुछ भी आपने लॉजिक नहीं लिख रखा है। बट फिर भी आपको लगेगा कि ये क्लीन हो चुका है, जबकि क्लीन हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्लीनअप का टास्क आपने कुछ नहीं कर रखा है। जैसे ही मैं वापस से टॉगल पे क्लिक करता हूं, देखो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट वापस से आया है, वापस से माउंट हुआ है और यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेट खाली देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको लगेगा कि क्लीनअप का टास्क हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वापस से कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है तो यहाँ पे ये वाला लाइन भी वापस से आपका चल रहा है एंड स्टेट में एम्प्टी वैल्यू सेट हो जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्लीनअप का टास्क कुछ परफॉर्म करा रखा है या रिएक्ट खुद से क्लीनअप वगैरह भी हैंडल कर लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ETC या फिर डेटाबेस से ही लिंक करके आप कुछ काम कर रहे हो, सो आपको क्लीनअप वगैरह का टास्क परफॉर्म कराना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपका यहाँ पे स्टेट खाली हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑन चेंज में ही अभी तुरंत आपको दिखा सकता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट कर लो। ऑन चेंज में मैं सेट नेम कर रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स ठीक करते हैं ताकि मैं और भी कुछ लिख पाऊँ यहाँ पे। सो सेट नेम तो हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में करूँगा, नेम डाल दूंगा की, और वैल्यू में मैं डाल दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, मैं लोकल स्टोरेज में भी सेट कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और की में डाल देंगे नेम। सो अब जब जब कंपोनेंट माउंट होगा हमारा ये लोकल स्टोरेज से गेट हो रहा होगा। ठीक है, और जब जब हम लोग इनपुट में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हमारा लोकल स्टोरेज में सेट हो रहा है। तो अब उड़ने का कोई टेंशन नहीं है कि वापस से कंपोनेंट माउंट होगा तो यहाँ पे खाली डेटा सेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो कंसोल डॉट लॉग हम लोग ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं, और जैसे ही टॉगल करते हैं, वैल्यू प्रॉप ऑन इनपुट शुड नॉट बी नल, कंसिडर्ड यूजिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग टू क्लियर द कंपोनेंट और अनडिफाइंड फॉर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ऑल राइट, सो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे वैल्यू प्रॉप में जो आपने ये नेम यहाँ पे दे रखा है वो नल हो जा रहा है। सो वैल्यू प्रॉप में आपको ये नल नहीं देना है, या तो आप अनडिफाइंड दे दो अगर कंट्रोल कंपोनेंट रखना चाहते हो, या फिर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, ऐसा कुछ कर लो। लेकिन लोकल स्टोरेज से तो हमारा नल ही आ रहा है क्योंकि लोकल स्टोरेज में भी फिलहाल हमारा कुछ है नहीं। सो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से
कह सकते हैं कि अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट नेम से आपको यहाँ पे गेट आइटम में अगर नेम वाले की में अगर कुछ ना मिले, बेसिकली कुछ भी नहीं है, नल है, तो यहाँ पे नल के बजाय आप एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देना। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देना, तो अब आपका ये एरर नहीं आएगा। रिलोड करते हैं तो कंपोनेंट अभी हमारा है नहीं, कंपोनेंट को माउंट करते हैं, टॉगल किया हमने, कंपोनेंट माउंट हो गया, और अभी यहाँ पे लिखेंगे MANAS, तो मानस यहाँ पे हमारा लिखा भी रहा है, कंसोल में भी दिख रहा है, साथ ही साथ लोकल स्टोरेज में भी सेव हो जा रहा है। ध्यान से समझना, लोकल स्टोरेज में भी सेव हो जा रहा है। तो अब जैसे ही वापस से टॉगल पे क्लिक करेंगे, एक बार देख ही लेते हैं लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो हाँ, नेम यहाँ पे माइनस लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है। सो अब वापस से जैसे टॉगल पे क्लिक करेंगे, क्या क्लीनअप का अब टास्क क्लीनअप का परफॉर्म होगा क्या? क्या अब क्लीनअप का टास्क परफॉर्म होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वापस से आप टॉगल करके देख लो, हट गया कंपोनेंट, अनमाउंट हो गया, लेकिन अनमाउंट करने पे हमने कुछ क्लीनअप वगैरह किया नहीं था। तो अब जैसे ही वापस टॉगल पे क्लिक करेंगे, लोकल स्टोरेज से इस बार डेटा आ रहा है, तो इस बार आपका डेटा क्लीनअप वगैरह का कुछ यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है। पिछली बार क्या हो रहा था, वहां पे कुछ भी नहीं था, स्टेट में बेसिकली हमने इस तरीके से खाली स्ट्रिंग दे रखा था, तो जब कंपोनेंट री रेंडर हो रहा था वो वाला लाइन चल रहा था, पूरा का पूरा स्टेट खाली हो जा रहा था। बट इस बार हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, क्लीनअप वगैरह का टास्क भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं तो कंपोनेंट अनमाउंट होने पे क्लीनअप हमें कराना था, यहाँ पे फॉर्म पूरा का पूरा खाली होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। टॉगल कर रहे हैं तो वापस से वो सेम नाम यहाँ पे आ रहा है ना। सो क्लीनअप वगैरह अब अगर करना है यहाँ पे तो कैसे करोगे? अनमाउंट होने पे आपको क्लीनअप वाला टास्क परफॉर्म कराना है, तो यहाँ पे आप यूज इफेक्ट एक लगाओगे। आपको पता है यहाँ पे कि इस तरीके से हम लोग फिलहाल खाली डिपेंडेंसी एरे देंगे, और क्लीनअप के लिए हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, यहाँ पे बस रिटर्न कर देते हैं फंक्शन। ठीक है, और ये कब चलता है? जब कंपोनेंट आपका अनमाउंट हो रहा होता है। सो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर दोगे तो लोकल स्टोरेज आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, रिलोड करते हैं, टॉगल पे क्लिक किया हमने, अभी तो फिलहाल तो माइनस ही आ रहा है क्योंकि लोकल स्टोरेज में माइनस ही है। ऑलराइट, और जैसे ही टॉगल पे वापस से क्लिक कर रहे हैं, अनमाउंट हो गया। अनमाउंट होने पे आपका क्लीनअप वाला टास्क भी परफॉर्म होना चाहिए था, दैट मींस लोकल स्टोरेज पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए था। अब वापस से टॉगल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने कंपोनेंट को अनमाउंट करते वक्त क्लीन भी कर दिया था। कंपोनेंट को अनमाउंट करते वक्त क्लीन भी कर दिया था। यही बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब हो सकता है ये बेस्ट एग्जांपल आपके लिए नहीं हो कि क्लीनअप वगैरह आपको समझ में आ जाए कि अनमाउंट होते समय कुछ अगर टास्क परफॉर्म कराना है, क्लीनअप वगैरह करना है तो इस तरीके से करना है। हो सकता है बेस्ट एग्जांपल ना हो, लेकिन जब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में आप आओगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होगे, तो वहां पे ऐसे काफी सारे सिनेरियोज आते हैं जहां पे आप एपीआई वगैरह कॉल कर रहे होगे, साइड इफेक्ट का टास्क कर रहे होगे, तो आप यूज इफेक्ट के थ्रू ही कर रहे होते हो, और साथ ही साथ क्लीनअप वाला टास्क भी आप यूज इफेक्ट के थ्रू ही कर रहे होते हो। ये कंपोनेंट अगर अनमाउंट हो रहा है तो हम इस तरीके से इसे क्लीन कर देना है। कुछ ही कंपोनेंट्स में, ऐसा नहीं है कि हर कंपोनेंट में, कुछ कंपोनेंट में, लेकिन हाँ, क्लीनअप वाला टास्क हम लोग करते हैं कुछ इस तरीके से यूज इफेक्ट के अंदर, ये वाला सिंटैक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी एपीआई कॉल वगैरह तो आपको आ ही रहा है कि किस तरीके से एपीआई कॉल करना है, साइड इफेक्ट वगैरह आपको पता ही है। इसी यूज इफेक्ट के अंदर आप एपीआई कॉल भी कर सकते हो। तो जब आपका कंपोनेंट लोड होगा, डेटा आपके पास आ जाएगा। एग्जाम्पल में मैं आपको बना के दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे, ठीक, और वो एग्जाम्पल में भी आपके लिए बेस्ट साबित हो। सो यहाँ पे डेटा डॉट JSX एक बनाते हैं, या फिर यूजर्स वाला एपीआई कॉल करेंगे, यूजर्स डॉट JSX RAFC, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूज इफेक्ट लगाएंगे, और जब जब कंपोनेंट लोड होगा हम लोग एक डेटा मंगाएंगे। कहाँ से मंगाएंगे? डेटा हम लोग मंगाएंगे फेक जेसन प्लेस होल्डर से। ये वाला साइट आपको पता है, जेसन प्लेस होल्डर सर्च करना, टॉप में ये वाला साइट आपके पास मिल जाएगा। सो यहाँ पे नीचे आना, फेक डेटा फिलहाल हम लोग यहाँ पे से इस वाले एपीआई से कॉल कर लेंगे। सो ये सब आपको पता है कि किस तरीके से होता है, बहुत ही इजी सी चीजें हैं। तो एक्सियोस अभी फिलहाल के लिए इंस्टॉल नहीं करते हैं, फेच से ही काम चला लेते हैं। सो ये हमारा एपीआई कॉल हो गया, बदले में हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे असिंक का वेट तो हम लोग यूज कर नहीं सकते हैं, है ना। सो उसके लिए हमें यहाँ पे इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करना होगा, ताकि हम लोग असिंक फंक्शन इसे बना पाए। जान रहे हो इस वाली चीज को? जान रहे हो आप? मैंने जावास्क्रिप्ट में भी बताया है और प्रीवियस रिएक्ट वाले लेक्चर्स में भी बता रखा है। ये होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप बेसिकली असिंक का वेट का काम नहीं कर सकते यूज इफेक्ट के अंदर। असिंक का वेट के लिए आपको एक फंक्शन चाहिए होता है, और ये फंक्शन में आप नहीं कर सकते, ये यूज इफेक्ट के अंदर है ये फंक्शन, ये इस वाले में आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर उसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप इस तरीके से फंक्शन बना लो, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, और इस तरीके से आप कॉल भी कर लो। ठीक है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इफी, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, और इसके अंदर आप यहाँ पे
फंक्शन लिख सकते हो इस तरीके से। ये देखो, ये हो गया आपका फंक्शन, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रैप करके हमने यहीं पे कॉल भी कर दिया। ऑलराइट, सो इसे अब हम लोग असिंक बना सकते हैं। ये हो गया असिंक और यहाँ पे हो गया अवेट। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोगों को प्लेन जावास्क्रिप्ट, रीडेबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जेसन में आ रहा होगा रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन का यूज़ करके हम लोग रीडेबल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा डेटा। सो CLG करते हैं, डेटा हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पे आ जाओ। कंपोनेंट हमने यूज़ किया नहीं है अभी, app.jsx में आ जाते हैं और ये सेम काम टॉगल वाला, कि अगर टॉगल ट्रू है तो हमारा यहाँ पे यूजर्स वाला कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। ऑलराइट, सो रिलोड करते हैं। सो जैसे ही हमारा यूजर्स वाला कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, यहाँ पे API कॉल हो रहा है और प्रॉमिस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अवेट यूज़ नहीं किया है। कन्वर्जन में भी टाइम लगता है यहाँ पे थोड़ा, तो अवेट यूज़ कर लिया। अब हमें डेटा दिख रहा होगा, ये देखो डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को क्या करेंगे हम लोग, लोकल स्टोरेज में सेव कर लेंगे, ताकि हालांकि रिलोड करने पे डेटा अगर उड़ भी गया तो वापस से API कॉल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं चाहते। मान लो हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं, या फिलहाल तो चलो डेटा दिखा देते हैं। पहले यूजर्स आ रहा है ना आपके पास, यहाँ पे एक एरे है, एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये डेटा को आप सेव कर लो सबसे पहले तो, कॉन्स डेटा कॉमा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये रहा आपका खाली एरे, खाली एम्प्टी एरे, और यहाँ पे सेट डेटा, ठीक है। सो डेटा डॉट मैप आइटम मिल रहा होगा यहाँ पे एक आपको, और उस आइटम को रेंडर कराना है यहाँ पे, div आइटम डॉट नेम। ये बेसिक चीज़ें तो आपको आ रही है ना। सो यहाँ पे रिलोड करते हैं, टॉगल पे क्लिक करेंगे तो ये देखो पूरा का पूरा यूज़र आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जितने भी यूज़र्स हैं आपके पास। और यहाँ पे की में डाल देंगे आइटम डॉट ID भी आ रहा होगा मे बी। रिलोड करते हैं टॉगल, ठीक है, ID भी आ रहा है, तो यहाँ पे सेट हो गया प्रॉपर तरीके से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब जब वापस से टॉगल पे क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखना होता क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना मेरी बातों को, यहाँ पे हो क्या रहा है। फिलहाल रिलोड करते हैं, कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। टॉगल पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट लोड होगा, कंपोनेंट माउंट होगा, माउंट होने पे हमने एक यूज इफेक्ट लगा रखा है, उस यूज इफेक्ट से आपके पास डेटा फैच हो रहा है, फैच होके आ रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ग्लिच जैसा आपको लगेगा। टॉगल पे क्लिक करते हैं, क्लिक होने के थोड़ी देर बाद डेटा आया, और डेटा आते के साथ यहाँ पे बार बार कॉल होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ये क्यों कॉल होता जा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे खाली डिपेंडेंसी अरे पास नहीं कर रखा है। तो डेटा आ रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, वापस से यूज इफेक्ट रन हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, वापस से यूज इफेक्ट रन हो रहा है, और ये लूप में फंस गया था। ठीक है, तो यही सब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट में चेंज होने पे ये यूज इफेक्ट रन करेगा अगर आपने डिपेंडेंसी अरे पास नहीं कर रखा हो। तो बार बार डेटा सेट हो रहा था और यूज इफेक्ट रन कर रहा था। ठीक है, बार बार डेटा सेट होता जा रहा था और यूज इफेक्ट रन करता जा रहा था। सो इसलिए वहां पे आपको बार बार दिखाई दे रहा था। तो अभी जैसे ही टॉगल करेंगे, क्लिक किया मैंने, थोड़ी देर बाद डेटा आया, ठीक है, और कॉल होके डेटा आपका सेट हो गया। अब जैसे ही मैं वापस टॉगल पे क्लिक करूंगा, डेटा क्लीनअप का टास्क हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन जब दोबारा से कंपोनेंट माउंट होगा ना, तो माउंट होने पे यहाँ पे क्योंकि एम्प्टी एरे हमने सेट कर रखा है, तो ये वाला लाइन चलेगा, तो एम्प्टी एरे सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और फिर उसके बाद डेटा आएगा, और सॉरी, यहाँ पर से डेटा आपके पास लोड होगा और फिर डेटा में सेट होगा, डेटा दिखेगा, तो लगेगा कि खाली ही आपके पास एक एरे था। तो जैसे ही टॉगल पे वापस से क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना, मैंने क्लिक किया, टाइम लगा डेटा लोड होने में। वहीं अगर मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज में मान लो मैं सेव कर देता डेटा को, अगेन सेट लोकल स्टोरेज डॉट, हालांकि कोई मतलब बनता नहीं है लोकल स्टोरेज में डालने का, बट फिर भी मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। की दे देता हूँ मैं डेटा, और यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके हम लोग डालेंगे लोकल स्टोरेज में, तभी तो डाल पाएंगे डेटा को। ठीक है, तो स्ट्रिंगीफाई करके हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया। ऑलराइट, और यहाँ पे अगेन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और स्ट्रिंगीफाई करके इसे निकाल भी लेंगे। डेटा की दिया था ना हमने यहाँ पे, एग्जैक्टली। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का, स्ट्रिंगीफाई नहीं, जेसन डॉट पार्स भी कर लेते हैं। डेटा तो स्ट्रिंग में आ रहा होगा लोकल स्टोरेज से, तो पार्स करके वापस से नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाए, इसके लिए हमने ये किया।
और यहाँ पे इस तरीके से खाली एरे भी दे देंगे कि अगर डेटा कुछ नहीं होता है, नल आता है, तो यहाँ पे खाली एरे सेट कर देना। तो स्टार्टिंग में तो आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग में खाली एरे होगा, डेटा आगे आपके पास लोकल स्टोरेज में सेव हो गया डेटा, ठीक है। अब जैसे ही टॉगल पे वापस से क्लिक करेंगे ना, टॉगल पे वापस से क्लिक करेंगे, कंपोनेंट अनमाउंट होगा, लेकिन डेटा आपके पास अभी भी सेव है, डेटा आपके पास अभी भी सेव है। तो टॉगल पे हमने क्लिक किया, डेटा अभी भी सेव है आपके पास। तो जैसे ही वापस से टॉगल पे क्लिक करेंगे, ये देखो डेटा तुरंत आ गया आपके पास, एंड वापस से फेच भी हुआ डेटा, ठीक है, फेच होके दोबारा से सेट भी हुआ डेटा, लेकिन पुराने डेटा भी आपके पास था। अब मान लो यहाँ पे क्लीन अप वाला टास्क आपको करना होता, तो अब कैसे करते क्लीन अप वाला टास्क, ठीक है, अब कैसे करते क्लीन अप वाला टास्क, तो अब उसके लिए आपको अगेन यहाँ पे ये वाला सिंटैक्स यूज करना होगा, ठीक है, ये वाला सेट डेटा, और सेट डेटा इस तरीके से आप खाली कर दोगे, साथ ही साथ लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर भी कर दोगे लोकल स्टोरेज से। तो अब जब यहाँ पे आप टॉगल पे क्लिक करोगे तो डेटा पूरा क्लीन अप हो जाएगा, स्टेट भी क्लियर हो जाएगा, और जब आप वापस से टॉगल पे क्लिक करोगे तो कंपोनेंट माउंट होते समय आपका डेटा वगैरह पूरा वापस से लोड होगा, पुराने डेटा यहाँ पे आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब ज्यादातर हम लोग तब करते हैं जब रिडक्स में हम लोग परसिस्ट वगैरह का यूज कर रहे होते हैं, तो डेटा वगैरह आपके पास सेव रहता है, एंड आप चाहते हो कि फ्रेश डेटा आपके पास कंपोनेंट माउंट होने पे आए, तो आप उस समय अनमाउंट के टाइम पे ही क्लीन अप का काम कर लेते हो, ताकि माउंट होने पे आपके पास फ्रेश डेटा आ रहा हो, ठीक है। सो टॉगल पे क्लिक करते हैं, देखो डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि पुराना डेटा आपके पास क्लीन अप हो चुका था, नया डेटा आपके पास यहाँ पे आया फेच होके। सो यही था बस कि क्लीन अप। देखो अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, इन शॉर्ट यहाँ पे आपके पास 3 फेज होते हैं, माउंट, अपडेटिंग, अनमाउंट, और तीनों फेज को आपको समझ के उस हिसाब से लॉजिक इंप्लीमेंट करना होता है। काफी बार हमें अपडेटिंग फेज में कुछ लॉजिक रन करना होता है कि जब जब ये वाला स्टेट चेंज हो रहा है तब कुछ लॉजिक हम रन कर दें, तो उसके लिए हम लोगों को अपडेटिंग वाला फेज ध्यान में रखना होता है। काफी बार हम लोग चाहते हैं कि माउंट होने पे, कंपोनेंट के लोड होने पे, वहां पे कुछ ना कुछ हमें टास्क परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए आपके पास माउंटिंग फेज होता है, और करते तीनों यूज इफेक्ट से ही है। फिर उसके बाद अनमाउंट, यानी कि कंपोनेंट के खत्म हो जाने पे, रिमूव हो जाने पे हमें कुछ टास्क परफॉर्म कराना होता है, लॉजिक परफॉर्म कराना होता है, तो वो हमारा अनमाउंटिंग फेज में आता है। सो यही था कंपोनेंट लाइफ साइकिल। यही आपको समझना था कि 3 फेज होते हैं, जन्म होना, माउंटिंग, अपडेटिंग, अपडेट होना, चेंजेस होना, और फिर अनमाउंटिंग, खत्म हो जाना, ठीक है। और उसके हिसाब से आप अपना लॉजिक वगैरह करा सकते हो। बाकी क्लास बेस्ड में आपके पास ये 3 आपके पास थे, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। बट अब आप सारा का सारा काम यूज इफेक्ट से ही कर लेते हो, क्योंकि फंक्शनल रिएक्ट है अब आपके पास कंप्लीटली। सो लाइफ साइकिल इज हैंडल यूजिंग हुक्स फंक्शनल रिएक्ट में। बाकी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ये पूरा अलग अलग सबके लिए होता था, बहुत झमेला था, बट अभी आपके लिए बहुत ही ईजी है ये। सो इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल हुक्स इन फंक्शनल रिएक्ट, अगर आप देखो तो यूज स्टेट भी आपके पास लाइफ साइकिल मेथड को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है स्टेट ही री रेंडर ट्रिगर करता है, काउज करता है लाइफ साइकिल अपडेट को, ठीक है। जब जब स्टेट चेंज होता है तब तब आपका यूज इफेक्ट रन हो रहा होता है। सो री रेंडर ट्रिगर करने का काम ये करता है। बाकी यूज इफेक्ट आपको समझ में आई गया, साइड इफेक्ट का टास्क कुछ करना है, हैंडल असिंक वर्क एंड लाइफ साइकिल फेजेस अगर आपको हैंडल करने हैं तो उसके लिए आप यूज इफेक्ट यूज करते हो। तो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट हमें कंप्लीटली समझ में आ चुका है। सो इससे रिलेटेड अगर कुछ गड़बड़ी होती है हमारे एप्लीकेशन में, तो अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अब सीक्वेंस में ही रहेगा आगे भी, यूज मेमो, यूज कॉलबैक, कि अगर आपको वैल्यू को मेमोराइज करना है, दैट मींस बेसिकली स्टोर करना है, बार बार रिपीटेटिव टास्क है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस वगैरह हैं, सो आपको उसका रिजल्ट स्टोर करना है कि अगर बेसिकली बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े अगर वो सेम टास्क ही हो रहा है तो उसके वैल्यू को मेमोराइज करने के लिए आप यूज मेमो यूज कर सकते हो। यूज कॉलबैक पूरा का पूरा फंक्शन मेमोराइज करना है, तो ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप यूज कॉलबैक, और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एक्चुअली में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, और इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है आपसे। यूज रेफरेंस तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि किस तरीके से बिना री रेंडर किए हम लोग डेटा को परसिस्ट कर सकते हैं, डॉम रेफरेंसेस, प्रीवियस वैल्यू टाइमर्स, ये सब हमने देखा था यूज रेफ में, और प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया था। फिर यूज लेआउट इफेक्ट, ये मैं आपको HW या क्या कह सकते हैं, असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ, HW थोड़ा बच्चा जैसा लगता है सुनने में, तो असाइनमेंट में आपको दे रहा हूं, इसके बारे में आपको रिसर्च करना है कि यूज लेआउट इफेक्ट हम लोग कब यूज करेंगे। यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट में डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है एक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे हम लोग यूज इफेक्ट के बदले यूज लेआउट इफेक्ट यूज कर सकते हैं। सो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कब कर सकते हैं, तो ये आप कमेंट करके बताना, आप खुद से ढूंढोगे इसे, कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे यूज इफेक्ट के बदले हम लोग यूज लेआउट इफेक्ट यूज करना प्रेफर कर सकते हैं या करते हैं।
तो वो कौन सा सिनेरियो है या कब हम लोगों को यूज लेआउट इफेक्ट, हालांकि हर केस में सारे के सारे सिचुएशंस में हम लोग यूज इफेक्ट से काम कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सिनेरियो जहां पे यूज लेआउट इफेक्ट बेटर हो सकता है, वो कौन सा सिनेरियो और कब यूज लेआउट इफेक्ट आपको यूज करना है और क्यों यूज इफेक्ट ज्यादा बेटर है यूज लेआउट इफेक्ट से। सो ये सारी की सारी चीजें, तो आगे ये सब भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो पूरा का पूरा साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक्चुअली रिएक्ट ही आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आगे, एंड फिर उसके बाद का बाद में देखेंगे ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।